हाय, माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूं और आज हम लोग एपिसोड नंबर 15 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष में आपको वेलकम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ये सीरीज, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। जितना टाइम फ्रेम मुझे अलाउ करता है वीकली बेसिस पे, उतने सवालों के जो मोस्ट महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। हालांकि कुछ हमारे व्यूअर्स हमसे नाराज होते हैं कि हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो मैं कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा जवाब फ्यूचर में देने के लिए। तो आज पहला सवाल जो पूछा है वो यूनिस खान जी ने पूछा है और उन्होंने पूछा है एडीआर सर्जरी किस तरह से की जाती है और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यूनिस जी, एडीआर सर्जरी जो होती है बेसिकली डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जिसमें हम आगे से जाकर जो डिस्क है जो खराब हो गई है या जिसकी जो मोबिलिटी है वो खराब हो गई है उसको बदल देते हैं। और डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी के कई सारे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। सबसे बड़ा फायदा उसका ये होता है कि ये मोबिलिटी को प्रिजर्व करता है, जो आपके स्पाइन की मोबिलिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। पर एडीआर सर्जरी का एक नुकसान भी है। कई सारी इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि लॉन्ग टर्म जो एडीआर सर्जरी होती है वो लॉन्ग टर्म में कभी कभी जो हमारी डिस्क है, जो आर्टिफिशियल डिस्क हमने लगाई है, वो लास्ट नहीं करती। एडीआर का मतलब आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। वो कुछ दिनों बाद वो फ्यूज हो जाती है और वो फ्यूज्ड एरिया की तरह बिहेव करती है। प्लस दूसरी बात, कभी कभी स्पाइन अगर ज़्यादा इंस्टेबल है या फिर आपको इंस्टेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो एडीआर सर्जरी से ज़्यादा अच्छी फ्यूजन सर्जरी रहती है, क्योंकि पोस्टीरियर एलिमेंट्स भी अनस्टेबल होते हैं। अगर उसको हम फ्यूज नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी एडीआर सर्जरी के बाद भी रह सकती है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बैक पेन की शिकायत है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर सिंगल लेवल पे फ्यूजन किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है अगर पेशेंट को फ्रैंक इंस्टेबिलिटी है। हालांकि कंट्रोल्ड केसेस में और कुछ केसेस में एडीआर सर्जरी के भी अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। एडीआर सर्जरीज थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं एज कंपेयर टू फ्यूजन सर्जरीज, क्योंकि उसमें हमें स्पेशल डिस्क लगानी पड़ती है और जो काफ़ी कॉस्टली भी हो सकती है। स्पेशली जो अमेरिकन डिस्क होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, बट रिगार्डलेस उसके रिजल्ट्स यंग पेशेंट्स में विद नो इंस्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात है, बट इसकी एक्सेप्टेंस पैन वर्ल्ड थोड़ी कम है। अगर 10 में से बात करें तो 7 सर्जन्स फ्यूजन चाहेंगे और 3 सर्जन्स ये चाहेंगे कि हम एडीआर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन रेट भी इफेक्ट होता है और सर्जन को भी सर्जरी को रिवाइज करना। नेक्स्ट सवाल पूछा है कय्यम खान जी ने और उन्होंने पूछा है कि उनको L2, L3, L4, L5 में स्लिप डिस्क है और उनको एक पैर में वीकनेस भी आ रही है। वीकनेस के अलावा उनको काफ़ी सुन्नाहट भी रहती है पैर में। उन्होंने माइक्रो डिस्केक्टमी कराई है शायद L2, L3 लेवल की उनके हिसाब से, और वो बताते हैं उनको कम फायदा हुआ है। तो देखिए सर, जैसे आप बता रहे हैं L2, L3, L4, L5, S1 सब लेवल पे डिस्क होना, ऐसा सर थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर अगर पेशेंट को इस तरह से लग रहा है कि मल्टी लेवल डिस्क है तो बेसिकली मल्टी लेवल डिस्क नहीं होती। जनरली मैं ऐसा मानता हूं कि वो बेसिकली शॉर्ट पेडिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को लंबर कैनाल स्टेनोसिस होती है। और अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस है तो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन से आता है, जिसमें हम लामिनेक्टमी, फ्लेवेक्टमी, माइक्रो डिस्केक्टमी, इस तरह की कई सारी सर्जरीज कर सकते हैं। और जो भी आपके डॉक्टर हैं उन्होंने डिटेल में समझकर ही सर्जरी की होगी। पर देखिए कय्यम खान जी, ऐसा होता है कि कई बार हम सर्जरी करना चाहते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट कभी कभी उतना नहीं मिल पाता। तो ज़रूरी है कि आपको अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में समझें। ज़रूरत पड़े तो अपने जो डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की है उनकी एडवाइस से ही एक नया MRI कराएं और उसको इवैल्यूएट करें और उनके ही संरक्षण में काम करें, क्योंकि वो आपके प्राइमरी डॉक्टर हैं और वही आपको सही राह दिखा पाएंगे। मोरओवर उनको ये भी पता होगा कि उन्होंने क्या सर्जरी की है तो उसका फ्यूचर आउटकम कैसा निकलेगा, इसके बारे में भी वो आपको बेस्ट जानकारी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल पूछा है देवांश शर्मा जी ने और देवांश शर्मा जी ने ये पूछा है कि उनको C2 to C5 स्टेनोसिस है, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस है और उसके लिए उनके गर्दन से आवाज़ें भी आती हैं और उन्होंने काफ़ी फिजियोथेरेपी ली है लेकिन उनको रिलीफ नहीं आ रहा है। तो देवांश सर, ये बात समझने वाली बात है कि स्टेनोसिस कभी कभी बोनी होती है और कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड भी होती है, बट सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका फिजियोथेरेपी ही है, एक्सरसाइजेज हैं, दवाएं हैं और ये सारी थेरेपीज ही मुझे लगता है पेशेंट को देनी चाहिए और ये सारी थेरेपीज कई महीनों तक हम देते हैं।
अगर फिर भी हमारे मरीज को आराम ना आए तो हम मरीज को एक बार डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं और स्टडी करके ये डिसाइड करते हैं कि क्या इन पेशेंट को हमें सर्जरी के बारे में राय देनी चाहिए। और ये जो सवाल है कि सर्जरी होनी चाहिए कि नहीं हो सकती, इसके लिए बेस्ट है कि आप अपने एंडोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिलें जो आपको इसके बारे में सही राय दे पाएं कि क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है या फिर आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर साहब को लगता है कि वो अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएंगे तो आप उनसे डिस्कस करिए, डिटेल में बात करिए और अपने स्पाइन सर्जन से इस बारे में संपर्क करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको फ़ायदा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है सचिन उपाध्याय जी ने। उन्होंने पूछा है कि ऑपरेशन के कितने दिनों बाद सुन्नापन चला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई बिलीव। सुन्नापन का मतलब होता है इंग्लिश में नंबनेस, सरसराहट, सुन्नाहट, चींटी काटना, झंझनाहट। ये सब इंटरमिंगल टर्म्स हैं, लोग अलग अलग तरह से इनको यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं बहुत सारे अपने मरीजों से और सारे मरीजों से को बताना चाहता हूं कि जो डीकम्प्रेशन सर्जरी होती है स्पेशली लंबर स्पाइन की या फिर सर्वाइकल स्पाइन की भी, जब हम नर्व को फ्री कर देते हैं उससे दर्द जल्दी चला जाता है। दोनों सिम्टम्स में फर्क है, एक दर्द है, एक सुन्नापन है। दर्द जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी दर्द में फायदा आता है। स्पेशली लंबर स्पाइन की सर्जरी में जब हम दबाव हटा देते हैं तो बहुत जल्दी मरीज को फायदा मिल जाता है। लेकिन सुन्नापन एक तरह की टेढ़ी खीर मान लीजिए है। सुन्नापन इतनी जल्दी नहीं जाता। सुन्नापन को जाने में मिनिमम टाइम 3 महीने लगते हैं और कभी कभी सुन्नापन को जाने में 6 महीने भी लग सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि कभी कभी पूरा सुन्नापन जाता भी नहीं। हो सकता है आपको 5%, 10%, 15%, 20% सुन्नापन परमानेंट रह जाए जो कभी भी ना जाए। सर्जरी कभी भी सुन्नापन के लिए नहीं, दर्द के लिए की जाती है। क्लॉडिकेशन या फिर आपकी लंबी दूरी न तय कर पाने के लिए की जाती है। और इसलिए की जाती है जैसे कि आपके जो मेन सिम्टम्स हैं, जो कि पेन है या वीकनेस है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सुन्नापन सेकेंडरी बेनिफिट है, वो बहुत इरिटेटिंग सिम्टम भी है, लेकिन उसमें कितना फायदा आएगा, कितने दिनों में आएगा, इस पर एग्जैक्ट कमेंट करना किसी भी स्पाइन सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। वो धीरे धीरे रिकवर करता है और कभी कभी पूरी तरह रिकवर शायद ना भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल माया देवी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि वो L5-S1 की दिक्कत से ग्रस्त हैं और शायद उन्होंने हमें भी रिपोर्ट्स भेजे थे और वो वहाँ पर लोकल डॉक्टर को अपने एरिया में दिखा रहे हैं, शायद राजस्थान में कहीं, और उनको ओपन सर्जरी की सलाह दी जा रही है तो उनको शायद डर लग रहा है। तो देखिए माया देवी जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर को आप दिखा रही हैं उन्होंने आपको फिजिकली डिटेल में चेक किया होगा और अगर उनके हिसाब से ओपन सर्जरी करानी चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं है। ओपन सर्जरी भी बढ़िया सर्जरी होती है और उससे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और देखिए जिस डॉक्टर को जिस सर्जरी में कंफर्ट है वही सर्जरी उसके हाथों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसे अगर किसी इंसान को बहुत अच्छा प्लेन उड़ाना आता है तो वो प्लेन अच्छा उड़ाएगा, ज़रूरी नहीं है वो बहुत अच्छी ड्राइविंग भी करे। अगर किसी इंसान को बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है तो ज़रूरी नहीं है वो बहुत अच्छा प्लेन भी उड़ाए। तो अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ओपन सर्जरी से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे तो आप उसके लिए जा सकते हैं। और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि वो माइक्रोस्कोपी से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे तो वो बेस्ट है। अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि एंडोस्कोपी से आपको बढ़िया फायदा दे सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर को जो वो प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ना कि वो प्रोसीजर जो आप चाहते हैं। अगर आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से मिलें और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन आपको ये बताएं कि इस केस में एंडोस्कोपी वो कर सकते हैं तो आप एंडोस्कोपी उनसे करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो ये बोलें कि माइक्रोस्कोपी बेटर रहेगी एंडोस्कोपी से तो आपको एंडोस्कोपी के प्रति नहीं जाना चाहिए, आपको माइक्रोस्कोपी के लिए जाना चाहिए, ना कि आप ये सोचें कि यही बेस्ट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे डॉक्टर से मिलें जो सारे प्रोसीजर्स में वेल वर्स्ड हों, जो एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी सब कुछ करते हो, तो आपको सही राय वो दे पाएंगे और आपको सही इलाज वो प्रदान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो प्यार हमें मिलता है, जो सपोर्ट हमें मिलता है। और अगर आप चाहें, आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे और वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें आपकी हो सकता है प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सर्जरी मैंने की हो, उनको रिजल्ट दिया हो, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आपको लगता है कि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनसे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और उनको सही राह
मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ वेरी गुड डे।